नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों महाजनपद, प्राक मौर्य युग। तो हम दोस्तों आज महाजनपद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं महाजनपद टॉपिक से, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एकदम जीरो लेवल से बहुत हार्ड लेवल तक कराया जाएगा। तो दोस्तों महाजनपद का जो उदय है वह उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई राज्यों के स्थान पर, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों पहले क्या था, पहले कबीले थे। पहले क्या थे? कबीले थे। पहले के समय में कबीले थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है, ये जो वैदिक काल में लौह युग आया हमारा, तो लौह युग आने से लोहे की जब खोज हो गई तो उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य आ गए। अब ये क्षेत्रीय राज्यों के स्थान पर लौह युग आने के कारण इसका विकास हुआ और ये जनपद पर परिवर्तित हो गए। तो आज यही हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद जो है उसको द्वितीय नगरी क्रांति बोला गया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि द्वितीय नगरी क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था, किसने प्रयोग किया था द्वितीय नगरी क्रांति का? तो हमने आपको बताया था एक गार्डन चाइल्ड हैं। कौन है? गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ने दोस्तों प्रथम नगरी क्रांति जो है सिंधु सभ्यता को, किसको? सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा था। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। तो गार्डन चाइल्ड ने ही द्वितीय नगरी सभ्यता कहा है महाजनपद युग को। महाजनपद युग में जो है इसमें शासक वर्गों का उदय हुआ, धर्म का प्रचलन स्टार्ट हो गया, इमारतों का, बड़ी बड़ी इमारतों का अस्तित्व हो गया और इसमें मुद्रा का प्रचलन हो गया, व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा और लेखन कला और लिपि का अच्छे से ज्ञान सबको होने लगा। और इसी में कर व्यवस्था आ गई और वैज्ञानिक प्रगति लोग करने लगे, उत्पादक वर्ग की प्रधानता हो गई। इसमें पहले उपभोक्ता ही थे, फिर उसके बाद उत्पादक आए, लेकिन इस काल में जब द्वितीय नगरी क्रांति आई तो इसमें उत्पादक वर्गों की प्रधानता हो गई। तो हम चलते हैं अपने महाजनपद काल के बारे में, हम आगे विस्तार से अब पढ़ेंगे। तो महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है ये हम पहले देखेंगे। महाजनपद का उल्लेख एक भगवती सूत्र नामक एक ग्रंथ है, वो जैनियों का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है एक भगवती सूत्र। उसमें जो है 16 महाजनपदों का, 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। किसमें? भगवती सूत्र में। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो हम जैन धर्म आंसर करेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि 16 राज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है, तो भगवती सूत्र में दिया गया है और एक अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। तो भगवती सूत्र जो है जैनों का ग्रंथ है, उसमें 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, वो बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें जो है 16 जनपदों का उल्लेख उसमें भी किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्ज़ाम में कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है सर्वप्रथम। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, फ़र्क इतना है बस कि भगवती सूत्र जैनों का ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दोनों ग्रंथों में दोस्तों अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल, ये जो 6 महाजनपद हैं, इनको जो है समान रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब यही है कि जो 6 महाजनपद हैं अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी
और कौशल, ये 6 महाजनपद, इन 6 का नाम भगवती सूत्र में और अंगुत्तर निकाय में दोनों में समान रूप से दिया हुआ है। और मालवा की जो पहचान है, इसमें मालवा महाजनपद की जो पहचान है इसमें अवंती से किया जाता है, और मल्ल जो महाजनपद है इसमें मोली से पहचान किया जाता है। और इन दोनों ग्रंथों में जो है 2 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र में और अंगुत्तर निकाय में 2 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है। पहला तो राजतंत्र था और एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। अब राजतंत्र क्या होता है दोस्तों? राजतंत्र में जो होता है, इसके राजा जो होता है वो अध्यक्ष होता है। राजतंत्र में इसमें राज्य का अध्यक्ष जो है वो राजा होता है। इसमें क्या होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है इसमें राजा होता है। और गणतंत्र में क्या होता है, गणतंत्र में जो है उसमें राजा का शासन ना होता है बल्कि संघ का शासन होता है। गणतंत्र ऐसी राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण या संघ द्वारा होता है। गण या संघ से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि उसमें जैसे कुछ लोगों का गण होता है, समूह होता है, संघ होता है, उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है और उनमें जितने लोग होते हैं सबको राजा कहा जाता है। और जैसे हम विस्तार से राजतंत्र के बारे में बता दें, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो पहले। तो राजतंत्र में इसमें जो है राज्य का अध्यक्ष राजा होता है। इसमें राज्य का अध्यक्ष जो है वो राजा होता है। कौन होता है? राजा होता है। और राजतंत्र में जो है इसका संचालन, राजतंत्र का संचालन एक व्यक्ति द्वारा होता है। जो राजा होता है उसी के द्वारा इसका संचालन होता है। और राजतंत्र की ये विशेषता मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं गणतंत्र की बताऊँगा। और प्रजा से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार वो राजा का होता है। जो राजस्व जो प्राप्त किया जाता है वो राजा प्राप्त करता है। वो सिर्फ राजा का अधिकार होता है इसमें राजस्व प्राप्त करने का प्रजा से। वहाँ एक नियमित व केंद्रीकृत सेना होती है। वहाँ पर राजतंत्र में क्या होती है? नियमित सेना होती है और केंद्रीकृत सेना होती है। वो किसके अंतर्गत होती है? राजा के अंतर्गत होती है। ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनके शासन पर, राजा के शासन पर राजतंत्र में ब्राह्मणों का जो प्रभाव होता है वो दृष्टिगोचर होता है। अब क्या होता है इसमें, इसको देख लेते हैं। गणतंत्र में अब राजतंत्र का अगर हम सीधा सीधा मतलब देखेंगे तो राजतंत्र में जो है राज्य का जो अध्यक्ष होता है वह सीधा सीधा राजा होता है। और गणतंत्र में जो होता है इसमें राज्यों का जो शासन होता है वो राजा न होकर एक संघ द्वारा शासित होता है वो राज्य। और गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती हैं। गणतंत्र का संचालन जो है अल्पतांत्रिक सभाएं करती हैं। कौन? अल्पतांत्रिक। इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग रहते हैं, कई राजा रहते हैं, हम गढ़ कह सकते हैं या गोत्र कह सकते हैं। इसमें अलग अलग मतलब गढ़ के गोत्र प्रत्येक प्रधान राजन कहलाता है। जैसे हर एक गोत्र में उसका मुखिया होता है और सभी गोत्र मिलकर एक समूह बनाते हैं। जैसे अगर हमें उदाहरण पर लें, अपने जाति में लें, हिंदू धर्म में जैसे कई जाति हैं, एक नाई हुआ और एक ब्राह्मण हुआ और सिंह हुए ठाकुर, क्षत्रिय, और मान लीजिए कुम्हार हुए। इस तरीके से क्या होता है, इनमें से एक एक मुखिया जो होता है वो इन जातियों के सभी मुखियों का जो मालिक होता है, जो एक उनका नेतृत्व करता होता है, इनसे मिलकर एक संघ बनता है। तो वो सभी जो है इनके द्वारा जो शासित किया जाता था वो उस टाइम गणतंत्र कहलाता था। ठीक है। अब इसमें जो है राजतंत्र में जो होता था ब्राह्मणों का प्रभुत्व होता था, लेकिन गणतंत्र में ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव नहीं होता था इसमें। तो ये है गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर। अब हम आगे देखते हैं
कि ये जो राजतंत्र था अपना, राजतंत्र में दो प्रकार के ऐसे राज्य थे जो गणतंत्र थे। कौन कौन थे? एक वज्जी संघ का था और एक मल्ल। ठीक है दोस्तों, एक वज्जी और एक मल्ल, ये दोनों क्या थे? गणतंत्र थे। अब आगे हम देखेंगे। अब 16 महाजनपदों के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी इसमें है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जीएस में पूछे जाते हैं 16 महाजनपदों से, सभी क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए इससे बहुत ही ध्यान से देखना। अब 16 महाजनपद के बारे में हम देखेंगे। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और विस्तार पूर्वक हर जनपद के बारे में हम देखेंगे। उसकी राजधानी कहाँ पर है, उसके शासक कौन थे, इसके बारे में हम देख रहे हैं विस्तार से। तो पहला वत्स, 16 महाजनपदों में पहला महाजनपद वत्स को मानेंगे। वत्स है, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर है? वर्तमान इलाहाबाद व बांदा जिला में। इसके बाद हम इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको मैप के थ्रू बढ़िया से एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो पहले देख लेते हैं, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है और कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद व बांदा जिला में पड़ता है। और वत्स के जो शासक थे उनका नाम उदाइन। उदाइन कौन था? उदाइन जो थे वो हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार, उनके पुत्र और बुद्ध के समकालीन भी थे उदाइन। तो वत्स के शासक उदाइन हुए और इनका विवाह जो है चंड प्रद्योत, किसके? चंड प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता हैं, उनसे इनका विवाह हुआ था। किसका? उदाइन का। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, वासवदत्ता एक नाटक है जो भास द्वारा रचित किया गया है, भास द्वारा लिखा गया है। अब हम नीचे देखेंगे तो भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता नाटक में इसका विवरण है, किसका? वत्स का। तो भास ने जो स्वप्न वासवदत्ता नाटक का जो रचना किए थे वो 6 अंक में है और इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। जो राजा उदयन थे उन्होंने ये चंड प्रद्योत की एक पुत्री हैं वासवदत्ता, उनसे उनकी प्रेम की कहानी इस ग्रंथ में लिखा गया है। किसमें? क्या नाम है उसका? स्वप्नवासवदत्ता। स्वप्नवासवदत्ता उस रचना का नाम है जो भास द्वारा किया गया था, रचित किया गया था, और उसी में जो है वत्स का उल्लेख किया गया है। अब दूसरा हम देखेंगे महाजनपद अस्मक। अस्मक की राजधानी जो है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को हम पोटन भी कहते हैं, पैठान भी कहते हैं और इसे पोटली भी कहते हैं। अस्मक की राजधानी कहाँ पर है? प्रतिष्ठान। और इसके संस्थापक राजा मूलक द्वारा, इसकी स्थापना जो है, अस्मक की स्थापना राजा मूलक द्वारा किया गया था। राजा मूलक जो है इक्ष्वाक वंश के राजा थे, इक्ष्वाक वंश से मिलान करते थे। तो अस्मक, अगर क्वेश्चन बनता है कि अस्मक महाजनपद के संस्थापक कौन थे, तो राजा मूलक। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अस्मक की राजधानी कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान थी। और अस्मक जो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी है कि अस्मक जो है एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है और गोदावरी नदी के एकदम जस्ट उत्तर दिशा में अस्मक है, और ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो यहाँ से जो महाजनपद के क्वेश्चंस हैं, इसमें से पॉइंट हैं, इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे ज़्यादातर इसमें से राजधानी पूछता है, वर्तमान राजधानी पूछता है कि वर्तमान समय में इसका क्या नाम है, और ये पूछता है कि पहले की राजधानी क्या थी, और एक क्वेश्चन बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे और समकालीन राजा कौन थे। तो 4 जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो वहीं से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी मैं करा रहा हूँ। आगे देखेंगे, आगे है अगला काशी। तो काशी के बारे में देखते हैं। काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की राजधानी जो थी वो बनारस थी।
काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी हम कह सकते हैं। और ये बनारस जो है, ये वाराणसी का नाम बनारस क्यों पड़ा? ये बनारस, वहाँ के एक राजा थे बानर, वहाँ के राजा थे बानर, तो बानर के नाम पर ही इस बनारस नाम पड़ा। और संस्थापक कौन थे काशी के? द्रियोदास, एक राजा थे द्रियोदास, काशी की स्थापना उन्होंने किया। और जो वहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त और बाद में बने अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु जो है, अगर देखा जाए तो ये हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, बिंबिसार के पुत्र जो है अजातशत्रु उनका नाम है। और दोस्तों एक चीज़ हमने गलत थोड़ा सा बता दिया उदयन के बारे में। उदयन जो थे वो अजातशत्रु के पुत्र थे। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार के पुत्र थे। किसके? बिंबिसार के। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, मगध साम्राज्य की पहला वंश हर्यक वंश, उसके जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? उदयन ने जो है वत्स की स्थापना किए थे उदयन, और ये शासक भी थे वत्स महाजनपद के। और अजातशत्रु जो है काशी महाजनपद के शासक थे। और ये क्षेत्र जो है वरुणा और अस्सी नदी के मध्य का क्षेत्र है। काशी जो पड़ता है हमारा, वो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में पड़ता है काशी। दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। तो इसमें विशेष तथ्य एक है कि दशरथ जातक के अनुसार राम जो है काशी के राजा थे। और हम लोग तो यही मानते हैं कि राम भगवान जो थे वो अयोध्या के राजा थे, लेकिन एक दशरथ जातक नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि राम जो हैं वो काशी के राजा थे। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो ये जानते रहिए। अगला हमारा है चेदी महाजनपद। चेदी की राजधानी कहाँ पर थी? इसमें मात्रा जो है छोटी मात्रा लगेगा, ये सही कर लेना। चेदी की राजधानी जो है सोथिवती, या इसे हम कह सकते हैं सुक्तिमती। सोथिवती भी कह सकते हैं और सुक्तिमती भी, इसका दोनों नाम है। और ये महाभारत काल में इसको कहा जाता था सुक्तिमती। जो सोथिवती है, सोथिवती नगर, इसको महाभारत काल में सुक्तिमती कहा जाता था। तो चेदी की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? सोथिवती या सुक्तिमती। अब इसके शासक कौन थे? इसके शासक शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में देखा होगा। तो ये शिशुपाल महाभारत कालीन जो है राजा थे। और भगवान कृष्ण ने इनको अपने सुदर्शन चक्र से इनका वध कर दिया था, इनका गला काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। वो भगवान शिव के अपमान कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण का अपमान कर रहे थे, और उन्होंने गुस्से में आकर शिशुपाल का वध कर दिया अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। और ये जो क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र चेदी का, ये मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र, वहाँ पर ये पड़ता है चेदी। अगला है मल्ल के बारे में देखते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनारा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा में जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान जो है कुशीनगर में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी एक दूसरी राजधानी थी पावापुरी। एक तो राजधानी थी मल्ल की कुशीनारा और दूसरी थी पावापुरी। पावापुरी में महावीर जी का निर्माण हुआ था। वहाँ पर पावापुरी में महावीर जी का निर्माण हुआ था, यहाँ पे महावीर जी का मृत्यु हुई थी। तो भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो पावापुरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये वर्तमान नालंदा जिला में, जो बिहार में स्थित है, वहाँ पर पावापुरी पड़ता है, जो मल्ल की दूसरी राजधानी थी। और यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के जो शासक थे उनका नाम उक्काक। क्या नाम था उनका? उक्काक।
मल्ल के जो शासक थे उस समय। और क्षेत्र क्या है उसका? उत्तर प्रदेश। मल्ल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला का क्षेत्र है, मल्ल का जो क्षेत्र है इस टाइम। और विशेष ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं था, जैसा कि हमने बताया था, दो वज्र और मल्ल ये दोनों गणराज्य संघ थे। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है मल्ल था, ये राजतंत्र नहीं था दोस्तों। वज्र और मल्ल ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। अब जो क्या है कि जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है ये विश्व का सबसे प्रथम, इसके अंतर्गत आता है मल्ल के अंतर्गत वैशाली। तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्र संघ की राजधानी थी। तो वैशाली जो है वज्र संघ की राजधानी थी, वहाँ का लिच्छवी जो है गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। इसका जो गठन हुआ था वो 500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों कि वैशाली का लिच्छवी जो है वो विश्व का सबसे प्रथम या सबसे कह सकते हैं सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। और वो कहाँ का राजधानी था? वज्र संघ की राजधानी थी। और मल्ल और वज्र जो है यही दो गणतंत्र राज्य थे। अब आते हैं कंबोज पर। कंबोज की राजधानी कहाँ पर है? कंबोज की राजधानी हाटक थी जो राजपुर नाम से प्रसिद्ध है अब। और इसका उल्लेख जो है कौटिल्य ने, कौटिल्य का किसका नाम है? विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये चाणक्य का नाम था। चाणक्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, इसका मतलब ये हुआ कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले। वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ का मतलब होता है दोस्तों कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले। इनको कौन कहा है? कौटिल्य ने कहा है कंबोज वासियों को। और यहाँ पर जो घोड़े थे वो विशेष प्रसिद्ध हैं। कंबोज के जो घोड़े थे विशेष प्रसिद्ध हैं। वहाँ के घोड़े अच्छे किस नस्ल के थे। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है कंबोज का क्षेत्र अगर हम मैप में देखें तो कंबोज का जो क्षेत्र है हमारे एकदम कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के एकदम ऊपर, वहाँ पर कंबोज की स्थिति है। जो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र कह सकते हैं उसको, एकदम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है ये। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सूरसेन, अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो उस समय का ब्रजमंडल क्षेत्र हम कहते हैं। ब्रजमंडल क्षेत्र में मथुरा वहाँ की राजधानी थी सूरसेन की। और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। तो क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज़, ये क्वेश्चन एक ही लाइन से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है एग्जाम में कि सूरसेन की राजधानी क्या कहाँ थी? तो मथुरा हम कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि सूरसेन की जो राजधानी है मथुरा वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जब पॉइंट से आप याद रखेंगे, एक परिभाषा की तरह याद रखेंगे, तो वो कभी भूलेगा नहीं। अब इसका उल्लेख, सूरसेन का उल्लेख महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत में इसका हुआ है, इसका उल्लेख सूरसेन का, क्योंकि मथुरा से मिलौन करते थे कृष्ण जी, तो महाभारत में सूरसेन का उल्लेख हुआ है। और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि जी द्वारा, एक पाणिनि थे, पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी, उसका नाम अष्टाध्यायी था। उसमें जो है मिलता है सूरसेन का उल्लेख। वहाँ के शासक कौन थे? शासक अवंतीपुत्र व भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण जो थे वो मथुरा के राजा थे। और क्षेत्र
क्षेत्र तो आप देख ही लिए हैं, समझ ही लिए हैं कि राजधानी जब मथुरा है तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो सूरसेन कहलाता होगा। अब यहाँ पे विशेष तथ्य क्या है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। अब ये मेगस्थनीज कौन थे? मेगस्थनीज जो था वो शैल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, और इसने जो है इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की है जिसमें मौर्य वंश के शासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, और इसी इंडिका में ही सूरसेन का उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज द्वारा। तो आगे हम देखते हैं, आगे अगला हमारा है कुरु महाजनपद। कौन सा महाजनपद? कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। कुरु की राजधानी जो है यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ। अगर हम कहेंगे कुरु की राजधानी कहाँ पर थी तो इंद्रप्रस्थ हम कह सकते हैं, उससे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कुरु की राजधानी थी। अब वो इंद्रप्रस्थ जो है यमुना के किनारे स्थित है। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, और गंगा के किनारे हस्तिनापुर मेरठ में, दिल्ली व स्थानेश्वर में ये फैला हुआ है कुरुक्षेत्र। इसका उल्लेख जो है महाभारत में हुआ है, और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। कुरु और सूरसेन महाभारत में और पाणिनि द्वारा जो रचना की गई अष्टाध्यायी है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ के शासक कौन थे? कौरव्य। और सूरसेन के जो शासक थे वह कौन थे? भगवान कृष्ण थे और अवंती पुत्र। पहले अवंती पुत्र थे, उसके बाद जो है भगवान कृष्ण वहाँ के राजा थे। अब कुरु में कौन शासक थे? कौरव्य नाम के राजा थे, वहाँ पे उनका शासन था। अब इसमें विशेष क्या है, प्रारंभ में ये राजतंत्रात्मक था। प्रारंभ में कुरु जो राज्य है महाजनपद वो राजतंत्रात्मक था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद यह गणतंत्रात्मक हो गया। पहले तो ये राजतंत्रात्मक था, लेकिन कुछ समय बाद गणतंत्रात्मक हो गया था कुरु। अब इसका क्षेत्र कहाँ पर है वर्तमान में? इसका क्षेत्र दोस्तों, कुरु का क्षेत्र जो है, अगर हम देखते हैं कुरु का क्षेत्र तो ये दिल्ली के पास में कुरुक्षेत्र जिसे हम कहते हैं और हस्तिनापुर, इसके बीच का जो भाग है वो कुरु है वहाँ पर। और इस नगर की परिधि जो है 2000 मील तक फैली हुई थी। अब कुरु का स्रोत जो है, कुरु महाजनपद का स्रोत कहाँ से मिला है, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि कुरु जनपद के बारे में इतनी सारी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो एक जातक ग्रंथ है महाभारत कालीन, एक जातक ग्रंथ महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत शामिल था। तो जातक ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत सम्मिलित है, किसमें? कुरुक्षेत्र में। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है महाजनपद पांचाल। अगला जनपद है हमारा पांचाल। पांचाल की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी पांचाल की राजधानी। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी अहिच्छत्र, क्या थी? अहिच्छत्र। और ये अहिच्छात्र हो गया है, इसको सही कर लेना, जहाँ पर अहिच्छात्र लिखा रहेगा वहाँ पे अहिच्छत्र कर लेना। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिच्छत्र थी। वर्तमान जो बरेली है, बरेली का क्षेत्र, वहाँ पर ये स्थित है उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। और आज का वर्तमान जो नगर है उसका नाम रखा गया है रामनगर। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। काम्पिल्य जो है दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, जो वर्तमान फर्रुखाबाद में स्थित है। अब इसके जो शासक थे चुलामी, ये तुलामी लिख उठा है, चुलामी कर लेना। इसके जो शासक थे चुलामी और उसके बाद ब्रह्मदत्त पांचाल के शासक थे। अब इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत में मिलता है इसका उल्लेख। और पाणिनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में भी पांचाल का जिक्र मिलता है। और विशेष क्या है इसमें? विशेष जो है द्रौपदी इसी राज्य से मिलौन करती थी, इसी राज्य की कन्या थी द्रौपदी। किस राज्य की कन्या थी द्रौपदी? पांचाल राज्य की जो कन्या थी उनका नाम द्रौपदी था। मतलब द्रौपदी का जन्म स्थान पांचाल राज्य ही था।
और यहाँ कानिकुब्ज नामक एक प्रसिद्ध नगर है। कहाँ पर? पांचाल में। आगे हम देखते हैं गांधार। गांधार महाजनपद के बारे में देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी देखें तो तक्षशिला है। तक्षशिला दोस्तों किसके नाम पर पड़ा है, इसके बारे में देख लेते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि भरत के पुत्र का नाम था दक्ष। गांधार की जो राजधानी है तक्षशिला, वो रामायण में जो भरत थे, राजा भरत भगवान राम के भाई, उनके पुत्र का नाम दक्ष था। तो उन्हीं के द्वारा जो है स्थापित किया गया था गांधार। ठीक है, गांधार महाजनपद उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। जो तक्षशिला है उसकी राजधानी गांधार की तो दक्ष द्वारा ही स्थापित किया गया था। और तक्षशिला और कंबोज ये दो महाजनपद ऐसे हैं जिसकी स्थिति जो है वो भारत के बाहर है, उसका लोकेशन भारत के बाहर है, तक्षशिला और किसका? कंबोज का। ठीक है, कंबोज की राजधानी राजपुर है। तो राजपुर और तक्षशिला, और या हम कह सकते हैं कंबोज और गांधार, ये इसकी स्थिति अपने वर्तमान भारत से बाहर है। यही दो ऐसे महाजनपद हैं। तो इसके शासक जो थे पुष्कर सारिन इसके शासक थे, जो बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार जो थे वो मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक के जो पिता थे उन्हीं का नाम था बिंबिसार। और इनको कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार थे। मौर्य वंश के राजा थे ये, दूसरे राजा मौर्य वंश के राजा बने थे ये। और इन्हीं के समकालीन जो पुष्कर सारिन थे वो गांधार के राजा हुआ करते थे, शासक थे। और पुष्कलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर था। विशेष क्या है, गांधार में पुष्कलावती इसका दूसरा सबसे प्रसिद्ध नगर था तक्षशिला के बाद। तक्षशिला सबसे बड़ा नगर था, इसका प्रसिद्ध नगर था सबसे पहला, और दूसरा प्रसिद्ध नगर पुष्कलावती है। अब ये वर्तमान में इसका क्षेत्र कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम आ गया। वो क्या नाम है, वो क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, उसका नाम शोएब अख्तर। तो क्रिकेट देखते देखते ये हमेशा से याद आ जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस उसको कहते हैं। तो इसको रावलपिंडी एक्सप्रेस मत लिखना, रावलपिंडी जो है उस क्षेत्र का नाम था, पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी क्षेत्र। अगला है मत्स्य महाजनपद की अवस्थिति जो है वो चंबल नदी व सरस्वती नदी के बीच है। मत्स्य की जो लोकेशन है, अवस्थिति है, वो चंबल नदी और सरस्वती नदी के बीच में इसकी स्थिति है। राजधानी मत्स्य की कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। और ये विराटनगर या मत्स्य जो महाजनपद है वो राजा विराट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इन्हीं के द्वारा ये स्थापित है मत्स्य। विशेष क्या इसमें? विशेष इसमें यही है कि पांडवों ने, जब पांडव निकाल उठे थे अपने राज्य से, तो ये कहाँ पर गए? ये 13 वर्ष का जो वनवास किए थे पांडवों ने, तो ये विराटनगर में ही मत्स्य जो महाजनपद है वहाँ पर इन्होंने 13 वर्ष का वनवास व्यतीत किया था पांडवों ने। और ये वर्तमान क्षेत्र जो है, आज का वर्तमान क्षेत्र, वो अलवर, जयपुर, भरतपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है। अगला हमारा आगे हम देखते हैं कि अब बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य देख लेते हैं। तो ये जो गणराज्य था हमारा, जो हम बताए थे कि आपसे कि 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक राजतंत्रात्मक था और एक था गणराज्य, गणतंत्रात्मक राज्य। तो इसमें बुद्धकालीन जो प्रमुख गणराज्य थे उनकी संख्या थी 10, और ये सभी जो है गंगा घाटी के आसपास इनका प्रमाण मिलता है। तो वो 10 गणराज्य कौन कौन थे, आइए उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। पहला था कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य जो है ये, इसकी स्थिति जो है, इस गणराज्य की जो स्थिति है वो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था।
और इसकी पहचान जो है नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट, क्या नाम है इसका, तिलौरा कोट वर्तमान जो आधुनिक नेपाल में जो तिलौरा कोट स्थित है उसी की पहचान कपिलवस्तु के शाक्य जो गणराज्य था किया जाता है। और कुछ विद्वान, जिसे अलग अलग मत है सबका, कुछ विद्वान जो है इसे मानते हैं सिद्धार्थनगर, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सिद्धार्थनगर क्षेत्र का है। सिद्धार्थनगर का पिपरहवा नामक स्थान से इसकी कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि जो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे ये आधुनिक नेपाल में पड़ता है और उस नेपाल के तराई में हम कह सकते हैं वहाँ का जो तिलौरा कोट नामक स्थान है वही माना जाता है। परंतु जो है कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि सिद्धार्थनगर का जो पिपरहवा नामक स्थान है वही जो है कपिलवस्तु के शाक्य वहाँ का गणराज्य था। और जो है यहाँ का एक और प्रसिद्ध चीज़ है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी देवदह, हम कह रहे हैं गौतम बुद्ध की माता जो थी वह देवदह नगर की कन्या थी और बुद्ध का जन्म जो है यहीं पर हुआ था। ये हम महात्मा बुद्ध वाले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, बौद्ध धर्म के का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें पढ़ाया था कि कपिलवस्तु नामक स्थान पर ही लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो देवदह नगर है वहाँ की थी इनकी माता गौतम बुद्ध की और ये कपिलवस्तु की है। और गौतम बुद्ध का भी जन्म यहीं पर हुआ था, इसी गणराज्य में कपिलवस्तु। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारा है सुमसुमार पर्वत। दूसरा हमारा है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। दूसरा गणराज्य का नाम है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित, ये जो वर्तमान में मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में स्थित चुनार से किया जाता है। मिर्ज़ापुर में एक जगह स्थित है चुनार, वर्तमान में जो मिर्ज़ापुर में चुनार स्थित है उसकी पहचान सुमसुमार पर्वत के भग्ग से किया जाता है। वहाँ पर उदयन जो था, वत्सराज उदयन, वहाँ पर उसके पुत्र बोधि निवास करते थे। कहाँ पर? सुमसुमार पर्वत पर। सुमसुमार पर्वत के जो भग्ग थे वहाँ के इसको वर्तमान में मिर्ज़ापुर या चुनार जो कहा जाता है, मिर्ज़ापुर चुनार, वहाँ पर वत्सराज उदयन के पुत्र बोधि का ये निवास स्थान था। कहाँ पर? सुमसुमार पर्वत के भग्ग पर। अब अगला हम देखेंगे गणराज्य अलकप के बुली। अलकप के बुली, तो अलकप जो है अगला गणराज्य था बुद्धकालीन गणराज्यों में, अगला तीसरा हमारा गणराज्य था अलकप। तो यह गणराज्य जो है इसकी आधुनिक स्थिति जो है वो बिहार प्रांत के शाहाबाद, ये बिहार प्रांत के शाहाबाद, कहाँ पर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? बिहार प्रांत के शाहाबाद, शाहाबाद आरा, और कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ज़िला। तो अलकप की जो आधुनिक लोकेशन है इस टाइम वर्तमान में बिहार प्रांत के शाहाबाद आरा व मुजफ्फरनगर ज़िला में इसकी स्थिति पड़ता है। इन दोनों के बीच में इसकी स्थिति है। और इसकी राजधानी जो है बेतिया, इसकी राजधानी कहाँ थी? बेतिया। बेतिया को वेठ द्वीप भी कहते हैं, बेतिया को वेठ द्वीप, इसका एक नाम और है, वेठ द्वीप भी कहते हैं बेतिया को। और अब अगला है केशपुत्र, केशपुत्र के कालाम। तो अगला गणराज्य है मित्रों केशपुत्र। केशपुत्र ये जो है गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था, कौशल के पश्चिम में स्थित था केशपुत्र। और कौशल का तो हमने बताया कि सहेत महेत इसकी राजधानी थी कौशल की, या अयोध्या भी हम कह सकते हैं, इसकी दो राजधानियाँ थी कौशल की। और ये जो
केसपुत्त के कलाम से जो हम अभी इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया है जो भी पॉइंट है, तो यहाँ के एक बहुत फेमस व्यक्ति थे जो यहाँ के निवासी थे। तो यह गणराज्य जो है कौशल के पश्चिम में स्थित था और यह राज्य सुल्तानपुर ज़िले के कुड़वार से इसकी कंपेयर की जाती है। केसपुत्त की जो स्थिति है वो वर्तमान सुल्तानपुर में एक कुड़वार नामक जगह है, कुड़वार नामक एक जगह है, वर्तमान स्थिति वहीं से माना जाता है। और कुड़वार में एक अगर और अंदर इसको जाएंगे और डीप में जाएंगे तो पालिया नामक एक जगह है। कुड़वार में कौन सा जगह है? पालिया। तो केसपुत्त जो है इसकी वर्तमान स्थिति सुल्तानपुर ज़िले के कुड़वार नामक जगह पे एक स्थान है पालिया, वहाँ पर एक इसकी वर्तमान स्थिति है केसपुत्त की। और वो कौन से व्यक्ति थे जो फेमस व्यक्ति थे जो यहाँ के निवासी हैं? अलार कलाम। अलार कलाम, जो अलार कलाम के बारे में हमने आपको बताया था, अलार कलाम, इसीलिए इसका नाम केसपुत्त के कलाम रखा गया है। तो अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो अलार कलाम जो है ये इसी गणराज्य के निवासी थे, केसपुत्त के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि अलार कलाम किस गणराज्य के निवासी थे? तो केसपुत्त के, या हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये जो गणराज्य हैं ये सभी गणराज्य तो हमारे पास दो ही थे। कौन कौन से? एक मल्ल गणराज्य था, एक वज्र गणराज्य था। तो ये जो स्थिति है इसकी, ये वज्र के लगभग उसी के अंतर्गत आती है। अब ये पांचवा हमारा गणराज्य है रामगाम। पांचवा गणराज्य जो है रामगाम। तो रामगाम के कोलीय के बारे में हम देखते हैं। ये जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रामगाम जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में इसकी स्थिति जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में इसकी स्थिति है। और रामग्राम की जो पहचान है वर्तमान गोरखपुर ज़िले में, इसका जो पहचान है रामगाम का, वर्तमान इसकी स्थिति क्या है? गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो एक जगह है रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल से ही इसकी पहचान की जाती है रामग्राम का। तो ये जो गणराज्य था रामग्राम, ये शाक्यों के गणराज्य के पूर्व दिशा में पड़ता था। और रामग्राम की जो वर्तमान पहचान है वो गोरखपुर ज़िले में एक स्थित रामगढ़ ताल है, वहाँ से इसकी पहचान की गई है। अब अगला हमारा है कुशीनारा के मल्ल। अगला हमारा गणराज्य था कुशीनारा के बारे में तो हमने आगे भी पढ़ा। तो कुशीनारा का जो पहचान है आधुनिक कुशीनगर नामक ज़िले से की गई है। किससे? कुशीनगर नामक ज़िले से कुशीनारा की पहचान की गई है। अगला है दोस्तों पावा, जिसे हम कह सकते हैं पावापुरी भी हम कह सकते हैं, पावा कह सकते हैं। तो पावा जो है मल्ल गणराज्य में इसकी लोकेशन जो है मल्ल गणराज्य कुशीनगर और ये पावा, ये दोनों जो है मल्ल के अंतर्गत आते थे, मल्ल गणराज्य के अंतर्गत। तो पावा के मल्ल के बारे में देखते हैं। पावा का जो आधुनिक लोकेशन है वो नालंदा ज़िले में स्थित है। अभी इसके पहले हमने बताया था नालंदा बिहार, यहाँ पे पावा में जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का। और कुशीनारा में जो है गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो पावा की जो वर्तमान लोकेशन है वो नालंदा ज़िले में इसकी लोकेशन है इस समय। और एक चीज़ वहाँ की फेमस बात और है कि पावा के जो मल्ल थे उन्होंने एक नए संसद भवन का निर्माण करवाया था। उस समय वहाँ पर क्या करवाया था? एक नए संसद भवन का निर्माण करवाया था। और उसको जो है उत्भटक कहते थे। क्या कहते थे? उत्भटक। उस संसद भवन को मल्ल लोग जो बनवाए थे उसका नाम उत्भटक रखा गया था।
और महात्मा बुद्ध ने ही इस संसद भवन का उद्घाटन किया था, उद्भटक का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और बड़े ही डीप में ये क्वेश्चन है, बहुत ही गहराई से ये हमने पॉइंट निकाला है बुक से। तो ये चीज़ जो है आप लोग पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप गलती ना करें। और एक महात्मा बुद्ध के एक दो शिष्य थे, आनंद और उपाली। तो उसमें से जो आनंद थे, आनंद और अनिसिद्ध नामक जो प्रसिद्ध उनके शिष्य थे, उनका जो निवास स्थान था वो भी ये पावापुरी में ही था। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है पिपली वन। पिपली वन, पिपली वन के मोरी। तो हमारा अगला गणराज्य है पिपली वन। तो पिपली वन कहाँ पर, इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है? तो पिपली वन का जो क्षेत्र है वो गोरखपुर ज़िले में कुसुम्भी, एक कुसुम्भी नामक जगह है गोरखपुर में। तो वर्तमान गोरखपुर ज़िले में एक नाम है कुसुम्भी। क्या नाम है दोस्तों? कुसुम्भी। तो कुसुम्भी के निकट एक राजधानी नामक, मतलब गोरखपुर ज़िले में एक कुसुम्भी नामक जगह है, वहाँ पर एक राजधानी नामक गांव है। वहीं पर इसका लोकेशन, इसका वर्तमान जो जगह है यही पिपली वन का माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी परिवार से उनका मिलान है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो इसी वंश के थे, मौर्य वंश से, इसी परिवार से वो मिलान करते थे। तो मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। किससे? मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार से मिलान करते थे। अगला हमारा है वैशाली के लिच्छवी। अगला गणराज्य है वैशाली। तो वैशाली के बारे में देख लेते हैं। यह बुद्ध काल का जो है सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली जो है ये वज्र संघ की ये राजधानी थी। और ये महात्मा बुद्ध के काल का सबसे बड़ा नगर भी था और ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। सबसे बड़ा गणराज्य और सबसे शक्तिशाली। और यहाँ के राजा कौन थे? चेटक। यहाँ के राजा चेटक थे। और महावीर जी की माता जो थी त्रिशला, वो चेटक की बहन थी। और चेटक अपनी पुत्री छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार उनके साथ किया था। छलना का विवाह, छलना कौन थी? वो चेटक की पुत्री थी और उनका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ उनका विवाह हुआ था। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे, उन्हीं से उनका विवाह हुआ था। अगला हमारा है मिथिला। अगला हमारा है दोस्तों मिथिला गणराज्य, मिथिला के विदेह। तो मिथिला जो है इसका वर्तमान स्थिति क्या है? तो बिहार के भागलपुर व दरभंगा ज़िला जो है आज की स्थिति, वो मिथिला गणराज्य से उसकी कंपेयर किया जाता है। वो स्थान मिथिला का माना जाता है और उसे विदेह भी कहते हैं, या एक ये कह सकते हैं कि बिहार के भागलपुर और दरभंगा ज़िला के भूभाग में विदेह गणराज्य मिथिला के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो राजा थे वो जनक थे, राजा जनक, जो माता सीता के पिता थे और वो यहाँ के शासक थे। और इसकी राजधानी जो है जनकपुर, नेपाल। मिथिला की जो राजधानी है जनकपुर, और जनकपुर कहाँ स्थित है? वर्तमान नेपाल में इसकी स्थिति है। तो ये दोस्तों था बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। अब हम आगे देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियों के बारे में एक बार हम फिर से रिवीज़न कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा 16 महाजनपदों का। तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो
पहला महाजनपद है अंग। वर्तमान क्षेत्र क्या है? भागलपुर। भागलपुर व मुंगेर जिले का क्षेत्र बिहार में वर्तमान क्षेत्र है ये। इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था पहले। मगध। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह, जो वर्तमान पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था उस टाइम, मतलब हर्यक वंश से शासन में ये पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध था। गिरिव्रज और राजगृह उसी का नाम है लगभग। और मगध साम्राज्य जो है वर्तमान में पटना गया तथा शाहाबाद जिले तक विस्तृत है। ये बिहार राज्य में इसकी स्थिति है। और काशी को देखेंगे तीसरा। काशी की जो वर्तमान स्थिति है, वाराणसी का सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और वाराणसी इसकी राजधानी थी काशी की। काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी। और अगला है कौशल। तो कौशल का जो वर्तमान क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र, हम उसे फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में उसका लोकेशन है। और अगर हम ये कहेंगे कि उसकी पुरानी राजधानी क्या थी कौशल की, तो अयोध्या या कहेंगे सहेत महेत। अगला हमारा महाजनपद है वत्स। वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और वो उसका वर्तमान क्षेत्र जो पड़ता है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला महाजनपद चेदी। चेदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी या सोथिवती हम कह सकते हैं। दो नाम इसका, सोथिवती या सुक्तिमती। तो ये वर्तमान क्षेत्र जो है इसका बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगला महाजनपद कुरु। कुरु जो है इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ कह सकते हैं। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। और ये वर्तमान जो है दिल्ली तथा मेरठ क्षेत्र या थानेश्वर हरियाणा क्षेत्र में ये पड़ता है कुरु वर्तमान में। आगे देखते हैं पांचाल महाजनपद। इसकी राजधानी दो राजधानी थी पांचाल जनपद की, एक उत्तरी राजधानी थी और एक दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी थी पांचाल की अहिच्छद्र, और दक्षिणी राजधानी जो थी कांपिल्य। कांपिल्य कन्नौज को कहेंगे। अहिच्छद्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और कांपिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। और पांचाल महाजनपद का जो वर्तमान लोकेशन है वो बरेली के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ता है। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य जो है इसकी राजधानी है विराटनगर। विराटनगर किस लिए फेमस है? यहाँ पर पांडवों ने 13 वर्ष का अज्ञातवास किया था विराटनगर में। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। और इसका वर्तमान जो लोकेशन है वो जयपुर, भरतपुर, अलवर जो है वो पड़ता है राजस्थान क्षेत्र में। अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और उसका वर्तमान जो क्षेत्र है ब्रजमंडल का क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला महाजनपद है अस्मक। अस्मक की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान या पोतन कह सकते हैं या पोटली कह सकते हैं। और ये क्यों फेमस है? ये एक ऐसी राजधानी है, ये ऐसी महाजनपद है जो दक्षिण भारत में इसका लोकेशन है, वो गोदावरी नदी के एकदम उत्तर में। तो इसका लोकेशन वर्तमान में कहाँ है? नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य में इसका लोकेशन है अस्मक का। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती इसकी राजधानी दो थी, एक उत्तरी अवंती की राजधानी, एक दक्षिणी अवंती की राजधानी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन में और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो इसका जो वर्तमान लोकेशन है, वर्तमान स्थिति उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक विस्तृत है अवंती। अगला महाजनपद है गांधार। गांधार कहाँ पड़ता है? गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला या पुष्कलावती। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला या पुष्कलावती। और गांधार का लोकेशन भारत के बाहर दिखता है। गांधार और कंबोज और गांधार जो है ये वर्तमान भारत के बाहर है। और इसकी स्थिति क्या है? काबुल में, रावलपिंडी के मध्य, और क्षेत्र इसका क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगला है
कंबोज की राजधानी थी हाटक, और इसे राजपुर नाम से भी जानते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक थी, और ये वर्तमान कश्मीर का जो क्षेत्र है पाकिस्तान से सटा हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान और कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर कंबोज की स्थिति है। कंबोज और गांधार वर्तमान भारत से इसकी स्थिति बाहर है। अगला महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, और वर्तमान स्थिति है इसकी बिहार तथा नेपाल में विस्तृत है वज्जी। और अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की जो राजधानी थी, इसकी भी 2 राजधानियाँ थी। पहली थी कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश पड़ता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दूसरी राजधानी है पावापुरी, जो नालंदा जिला बिहार में पड़ता है। यहाँ पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ था, निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और ये वर्तमान में देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में इसकी वर्तमान स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश में इसका लोकेशन है। तो दोस्तों ये था डिटेल से 16 महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी। और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, कहीं से भी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, कोई भी क्वेश्चन। और हम आगे देख लेते हैं थोड़ा मैप के थ्रू। ये मैप आप देख लीजिए ध्यान से, और जो आप नोट्स बनाए हैं उसको इसमें मिलान कर लीजिए बढ़िया से, इसका लोकेशन देख लीजिए, और कुछ टाइम तक वीडियो रोक कर इस लोकेशन को अगर आप मिलाएंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।